पिछली वीडियो में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जानेंगे अणु क्या है और अणु कैसे बनते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में जरा विस्तार से समझेंगे। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो अणु क्या है? किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। आप परमाणु और अणु में अंतर को समझें तो परमाणु किसी तत्व का, यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अणु स्वतंत्र रह सकता है तथा तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, तो यह अणु कहलाता है। तो अणु की परिभाषा के रूप में हम यहां यही लाइन लिख सकते हैं, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सके और तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। एक अणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। हम उदाहरण देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अणु, इसमें दो नाइट्रोजन के अणु परस्पर मिलकर बना है। अब अकेला नाइट्रोजन का परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन जब नाइट्रोजन के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस के रूप में स्वतंत्र रह सकते हैं। जल का अणु, अब जल के अणु में देखें तो दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के दो परमाणु पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन के तीन परमाणु इकट्ठे हो जाएं तो उसे ओजोन गैस कहते हैं, तो ऐसा भी एक अणु पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, इसमें कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, तो दोनों तीन परमाणु जुड़कर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अब तत्वों के अणु में कितने परमाणु होंगे, हम यहां इस पर बात कर रहे हैं। तो आर्गन और हीलियम जैसे जो तत्व हैं उनके परमाणु केवल एक ही, उनके अणु केवल एक ही परमाणु के बने होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अणु दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, जैसे कि O2। अब अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन गैस में ये ऑक्सीजन के तीन परमाणु परस्पर जुड़ जाते हैं और फिर ये त्रिपरमाणुक अणु बन जाता है। तो इस अणुओं की संख्या को, अणु में कितने परमाणु होंगे, इस संख्या को हम कहते हैं परमाणुकता। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, यानी कितने परमाणुओं से कोई अणु बना है, यह उसकी परमाणुकता है। हम उदाहरण देखते हैं। अधातुओं में आर्गन जो है वो एक परमाणु अणु है, जबकि हीलियम का अणु एक ही परमाणु का बना होता है। ऑक्सीजन का अणु दो परमाणुओं का बना होता है। हाइड्रोजन गैस का अणु भी दो परमाणुओं का बना होता है। नाइट्रोजन गैस का अणु भी दो परमाणुओं का बना होता है। क्लोरीन गैस का अणु भी दो परमाणुओं का बना है। यदि हम फास्फोरस के अणु को देखें तो ये चार परमाणु आपस में जुड़कर चतुर्परमाणुक आयन बनाते हैं, जबकि सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, इसलिए हम इसे बहुपरमाणुक आयन कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे परमाणु इसमें जुड़ जाते हैं। अगर हम धातुओं की बात करें तो अधिकतर धातुओं के परमाणु अकेले ही रह सकते हैं स्वतंत्र, इसलिए इनके एक परमाणुक आयन पाए जाते हैं। तो यौगिक के अणु कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनने वाले अणु को यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे कि जल, आप जल में देखें तो जल में दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु परस्पर जुड़कर जल का अणु बनाते हैं। तो जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का 2:1 अनुपात में मिलने पर बनता है। लेकिन द्रव्यमान का अनुपात क्या है? द्रव्यमान के अनुसार जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के अणु में मिलने से बनता है। जल में चूंकि दो तरह के परमाणु हैं, अतः जल के अणु को यौगिक का अणु कहते हैं। तो यौगिक हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो, आपस में जुड़े हो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। और यदि केवल एक ही प्रकार के परमाणु है तो उसे तत्व का अणु कहते हैं।
तो यहां अमोनिया की अगर बात करें, अमोनिया का अणु देखिए NH3, यानी कि अमोनिया अणु में एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 परमाणु ऑक्सीजन के जुड़ जाते हैं, 1:3 हो गया। लेकिन द्रव्यमान का अनुपात क्या है? 14:3 में, क्योंकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान है वो 14 है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, तो 3 हाइड्रोजन होने से 3, तो 14:3 के अनुपात में मिलने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के निर्माण में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर अनुपात हो गया 1:2। लेकिन द्रव्यमान का अनुपात क्या है? 3:8, क्योंकि कार्बन का अनुपात 12 है और ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन होने से 32 हो गया। तो 3:8 के अनुपात में मिलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनता है। तो हम यहां देखें कि यौगिक जो है वो जल का यौगिक हमने देखा, अमोनिया का यौगिक देखा और कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक देखा। ये सभी यौगिक के अणु हैं। यौगिक के अणु, फिर से एक बार परिभाषा अब आपको शायद आसानी से समझ आ जाए कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनने वाले अणु को यौगिकों का अणु कहते हैं। यानी कि जब अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु जुड़ जाएंगे एक निश्चित अनुपात में तो अणु बनेगा यौगिक का अणु। और यदि एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु होंगे तो उसे कहेंगे तत्वों का अणु। अब आयन क्या है? आवेशित परमाणु या अणु आयन कहलाते हैं। वे यौगिक जो धातु तथा अधातु के संयोग से बनता है, आवेशित कणों से निर्मित होते हैं, ये आवेशित कण आयन कहलाते हैं। तो ये नीचे वाली परिभाषा अधिक बेहतर होगी कि वे यौगिक जो धातु या अधातुओं के संयोग से बनता है और आवेशित कणों से निर्मित होते हैं, वे आवेशित कण आयन कहलाते हैं। तो आवेशित परमाणु या अणु आयन कहलाते हैं। ये परिभाषा भी आपके लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 तत्व हैं, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, दोनों आयन, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। सोडियम आयन पर धनावेश होता है और क्लोराइड आयन पर ऋणावेश होता है। अब ये दोनों जब परस्पर जुड़ जाएंगे तो एक धनावेश और एक ऋणावेश परस्पर जुड़कर उदासीन हो जाएगा। तो ये कैसा यौगिक है? सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है क्योंकि ये आयनों के मिलने से बना है। आइए जरा पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड 2 आवेशित कण सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। इसमें सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। ये आवेशित कण सोडियम आयन और क्लोरीन आयन कहलाते हैं। इस यौगिक में सोडियम आयन पर धनात्मक आवेश और क्लोराइड आयन पर ऋणात्मक आवेश है। यह आवेशित कण सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यौगिक के निर्माण होने पर वैद्युत रूप से उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे वो। इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता और एक यौगिक वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो आयन क्या है? अगर हम बिल्कुल सही से उत्तर इसका लिखना चाहें तो यहां से हम नोट कर सकते हैं, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान है। तो अब यही परिभाषा बिल्कुल आयन की लिखिएगा। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। और परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो बहुपरमाणुविक आयन कहलाता है। यदि बहुत परमाणुओं का आयन हो तो उसे हम बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। अब आयन 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन। तो वे आयन जिन पर धनावेश हो धनायन कहलाते हैं और वे आयन जिन पर ऋण आवेश हो ऋणायन कहलाते हैं। तो आयन 2 प्रकार के हो गए, एक धनायन और एक ऋणायन। केवल एक आवेशित परमाणु से बना आयन एक परमाणुविक आयन कहलाता है। जैसे कि सोडियम, यहां सोडियम आयन को आप देख रहे हैं, सोडियम पर एक धनावेश है। ऐसे कैल्शियम पर 2 धनावेश है, पोटेशियम के परमाणु पर 1 धनावेश है, हाइड्रोजन के आयन पर 1 धनावेश है। तो ये सभी क्या है? इन पर धनावेश है सभी पर, और एक ही परमाणु के बने हैं, तो ये सब एक परमाणुविक आयन है। इन पर ऋणायन भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन एक ऋणायन होता है। तो एक परमाणुविक आयन का उदाहरण है। चूंकि आयन केवल एक आवेशित परमाणु से निर्मित होते हैं, इसलिए इन आयनों को केवल एक परमाणु आयन कहलाता है। तो बहुपरमाणुविक आयन क्या है? परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुविक आयन कहलाता है। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुविक आयन कहलाते हैं।
यहां एक परमाणु नहीं होता, परमाणु का एक समूह होता है और उस सारे पर मिलाकर एक आवेश होता है। जैसे कि अगर सल्फेट आयन का उदाहरण लें तो सल्फेट आयन में क्या देखते हैं, SO4 जो है उस पर 2 ऋणावेश हैं, पूरे समूह पर 2 ऋणावेश हैं। ये निष्क्रिय नहीं कर पाया सभी को, तो इसमें बच गया है इसके ऊपर एक आवेश, 2 ऋणावेश बच गए। तो सल्फेट आयन में सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो कुल 5 परमाणु हैं। चूंकि यह एक परमाणु का समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान है, इसलिए यह एक बहुपरमाणुक आयन है। इसी प्रकार से हम कार्बोनेट आयन को देख सकते हैं, हम नाइट्रेट आयन को देख सकते हैं, या हम फॉस्फेट आयन को देख सकते हैं। इन सभी पर कुल आवेश विद्यमान होता है, जबकि ये बहुत सारे परमाणुओं का समूह है, तो ये है बहुपरमाणविक आयन। अब हम रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखेंगे, इन यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखें, कैसे हम ये समझें कि कितनी संख्या में परमाणु जुड़ेंगे। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। तो हमें 2 बात पता होनी चाहिए, एक तत्वों का प्रतीक चिन्ह, जैसे कि हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, यह हमें पता होना चाहिए, और दूसरा उनकी संयोजन क्षमताएं, यानी कि वो कितने परमाणुओं से संयोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें संयोजकता का पता लगाना है। तो संयोजकता क्या है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जल का अणु का उदाहरण ले लेते हैं, हम यहां जल के अणु में क्या देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हाइड्रोजन 2 क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ऑक्सीजन 2 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, जबकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यानी कि हाइड्रोजन केवल एक ही परमाणु से जुड़ सकता है। तो हमें इस तरह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को जोड़ने पर जल प्राप्त होता है। आइए जरा इसे विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप आयनों के नाम और उनकी संकेत और उनके आयन उनकी संयोजकता देख सकते हैं। जैसे आप सोडियम को देखिए तो सोडियम पर 1 धनावेश है, तो यह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा, तो केवल एक तत्व से संयोजन कर सकता है। इस तरह पोटेशियम का 1 है। ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। ये कुछ धनायन वाले हैं, ये कुछ ऋणायन वाले हैं, और ये बहुपरमाणविक आयन हैं जिनके ऊपर आवेश है। तो इन सबको संयोजकता को इनके ध्यान में रखना है, कितना इनके ऊपर आवेश है उतने ही तत्वों से ये जुड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन पर 3 ऋण आवेश है, यानी कि नाइट्रोजन 3 से जुड़ सकता है। तो आइए जरा इनको विस्तार से समझते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको नियम का पालन करना चाहिए। तो कौन कौन से नियम है? आयन की संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए। तो आयन की संयोजकता को हमें पहले ध्यान देना है, जितनी संयोजकता होगी उतने उसे संतुलित करना है पहले। दूसरा, जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु से संयोग में निर्मित होता है तो धातु का नाम है उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कि Ca ये धातु है, ये पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में लिखेंगे। यहां धातु को बाईं ओर लिखा जाता है और अधातु को दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये देखिए आप दाईं ओर, बाईं ओर धातु है और यहां अधातु है। ऐसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम बाईं ओर और क्लोरीन दाईं ओर है। तो सबसे पहले हमें धातु लिखना है, बाद में अधातु लिखना उसके पीछे। बहुप्रमाणविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में लिखते हैं, तत्पश्चात अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। तो देखिए जहां बहुप्रमाणविक आयन हो, जैसे कैल्शियम के साथ OH समूह जुड़ गया हाइड्रोक्साइड, तो इसमें उसको ब्रैकेट में बंद करके उसके बाहर की ओर 2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आप देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत, पहले संकेत देख लेते हैं। हाइड्रोजन का संकेत H है, क्लोरीन का Cl है। फिर दोनों की संयोजकता देखते हैं। हाइड्रोजन की +1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम दोनों को लिख लेते हैं और दोनों की संयोजकता उनके नीचे लिख लेते हैं। फिर इसकी संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता को हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की संयोजकता को क्लोरीन के नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह हमें सूत्र प्राप्त होता है H1Cl1।
लेकिन एक को हम लिखते नहीं है, तो इसलिए मैंने एक को लाल दिखाया आपको। ये एक जो हम लिखते नहीं है, तो ऐसे में सूत्र क्या बनेगा, HCl, क्योंकि एक हमें जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका अर्थ यह है कि वह एक ही परमाणु है, तो इसलिए HCl बन गया। आइए जरा आगे देखते हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र देखिए। कार्बन का संकेत C है, क्लोरीन का Cl है। कार्बन की संयोजकता 4 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो हम पहले कार्बन के नीचे 4 लिख देंगे, क्लोरीन के नीचे 1 लिख देंगे, फिर हम इसको कार्बन के नीचे वाला एक जो है, क्लोरीन के नीचे वाला एक कार्बन को जोड़ देंगे और क्लोरीन वाला 4 जोड़ देंगे, तो यहां बनेगा C1Cl4। अब 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये CCl4 हमारा सूत्र बन गया। इसे समझने के लिए एक आसान तरीका इस तरह समझा जा सकता है कि संयोजकता ऐसा है जैसे कि कार्बन के 4 हाथ हैं और क्लोरीन का केवल 1 हाथ है, तो अब एक क्लोरीन कार्बन के 1 हाथ को पकड़ पाएगा, तो कार्बन के सभी 4 हाथ पकड़ने के लिए हमें कितने क्लोरीन चाहिए, हमें 4 क्लोरीन चाहिए। इसलिए हमने सूत्र बनाया CCl4, क्योंकि कितनों से संयोजन कर सकता है, कार्बन 4 से संयोजन कर सकता है, जबकि क्लोरीन 1 से। अगर हम इसे हाथ की तरह कल्पना करें तो हम समझेंगे कि कार्बन के 4 हाथ हैं जबकि क्लोरीन का 1 ही है, तो 4 क्लोरीन मिलकर कार्बन के सभी 4 हाथ पकड़ पाएंगे, तो सूत्र बनेगा CCl4। आप इसे इस तरह भी दिमाग में हल कर सकते हैं, तो इसका नाम बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइए अगले के बारे में जानते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां तत्व प्रतीक मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl। अब यहां दोनों की संयोजकता उनके नीचे लिख देते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, 2+, यानी कि धनायन है 2, और क्लोरीन की 1-। अब मैग्नीशियम को नीचे क्लोरीन के ले जाएंगे और क्लोरीन के नीचे मैग्नीशियम के ले जाएंगे, तो इनको जब हम बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा Mg1 और Cl2, तो एक को हम लिखते नहीं है, तो MgCl2 बन गया सूत्र। तो यहां आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम के तो 2 हाथ हैं जबकि क्लोरीन का 1 ही है, तो एक क्लोरीन 1 मैग्नीशियम को पकड़ पाएगा, तो इस तरह से MgCl2 ये हमारा बन गया। आइए अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। यहां बहुपरमाणविक आयन है, तो कैल्शियम का संकेत देखिए। यहां कैल्शियम जो है OH पर 1 ऋणायन होता है और कैल्शियम पर 2 धनायन होते हैं। तो अगर हम कैल्शियम के नीचे Cl लिखा, उसके नीचे संयोजकता लिख दी हमने कैल्शियम की, OH के नीचे हाइड्रोक्साइड के नीचे हमने उसकी संयोजकता लिख दी, तो अब देखिए क्या बन गया है, Ca1OH2। अब यहां जब हम बहुपरमाणविक आयन लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम OH को लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर उसके बाहर लिखेंगे। यदि वो 1 से अधिक है तो संख्या को बाहर लिखेंगे, क्योंकि यदि हम OH2 लिखें अकेला, OH के नीचे ही 2 लगा दें तो इसमें हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बदलेगा। तो इसीलिए हमें उसे पहले ब्रैकेट में बंद करना होगा, फिर सारे को द्विगुणित करना होगा, सारे को 2 से गुणा करने के लिए हमें बाहर 2 लिखना पड़ेगा, तो एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए बन गया CaOH2। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। यहां भी हम यही समझ सकते हैं कि कैल्शियम के 2 हाथ हैं और OH का 1-1, तो OH कैल्शियम के दोनों हाथ पकड़ने के लिए 2 OH चाहिए, तो CaOH2 हमारा सूत्र यहां हमें प्राप्त हो गया है। और इसी प्रकार से हम अमोनियम सल्फेट को ये समझते हैं, तो अमोनियम सल्फेट में क्या हो रहा है, यहां आप देखिए अमोनियम का संकेत है NH4+, एक धनायन है उसके ऊपर, जबकि सल्फेट जो है उस पर 2 ऋणायन होते हैं, तो SO4 इसका सूत्र है। तो पहले हम सूत्रों को लिख लेंगे, सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम देखेंगे उनकी संयोजकता उनके नीचे लिख देंगे, और अब इन्हें जब जोड़ने लगेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप देखते हैं कि हमने जब इनकी एक दूसरे के नीचे लिखी तो हम पहले इन्हें ब्रैकेट में बंद करेंगे दोनों को, तो NH4 2 और SO4 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, और जब 1 आ गया तो हम इसको ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ NH4 2 SO4, तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं लेसन की बाकी हिस्से की जानकारी दूंगा, तब तक आप इसका अच्छे से